गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने आपके फेवरेट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। मेरे जानने पहचानने में आपका भी काफी योगदान है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप नहीं, मुझे बहुत शुक्रिया। अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाती हैं। इसके लिए हम नहीं आपको नहीं, आप तो जैसे आप भी हमेशा कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि हम एक ही फैमिली हैं और यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली। और अभी तो दिवाली भी आने वाली है, फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे तो यकीनन उसमें भी आप बिजी होंगे। लेकिन ये कि आई विश के अब सारे दिन अच्छे अच्छे जाएं, जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी या हो वो ऐसे ऐसा खत्म हो जाए, क्योंकि फेस्टिवल जीवन में सीजन मुझे मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये जो है ना इसमें लाइट्स होती हैं और मिठाई होती है, मेरी फेवरेट इसलिए। मैंने तो कई साल से दिवाली नहीं मनाई है। रीजन ये कि मैं मेरे घर में कोई है ही नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, तो फिर अब क्या ही मैं वो सब करूँ, कुछ सिस्टम भी नहीं आता। तो आई गेस 10-15 साल हो गए मुझे दीपावली मनाए हुए, बट आई नहीं, लव द इस बार फेस्टिवल। चल हम के आपके बहुत साथ मनाएंगे, हम यहाँ से शो करेंगे दिवाली का, और हम हाँ आपको दैट्स बिल्कुल भी अकेले नहीं बैठने देंगे। और दिवाली का उसमें हम बल्कि लाइव शो करेंगे और अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे और हम उस पर बात करेंगे। तो डन, इट्स गुड आइडिया। आज आज तो सर हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स के ऊपर। मोदी जी जो हैं वो रशिया जाएंगे और आप इस विजिट को कैसे देखते हैं, क्योंकि प्यूटन साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी। यानी कि जो कहा जा रहा था कि प्यूटन जो है वो उन्होंने कश्मीर कश्मीर नहीं किया, जो हम लोग अक्सर लोगों को पुश करते हैं कि कुछ बोल दिया जाए, उसके बाद जो है उनकी मुलाकात होगी पहली बार। ये भी कई जगह पर लोग जो इसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो आप इस ब्रिक्स समिट को कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रिक्स की समिट कजान में जो होगी, ऐसी अब समिटें तो होती रहेंगी। इम्पॉर्टेंट है जो ब्रिक्स की जो सिग्निफिकेंस है। अब आप ये समझ लीजिए, ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में इस साल 16% का कंट्रीब्यूशन है। 16% ग्लोबल ट्रेड में, उसके ग्रोथ में हमने कंट्रीब्यूशन किया है। तो जो हमारी हिस्टोरिकल पहचान थी वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में, जो हमने अचीव किया था, वो धीरे धीरे वी आर डेस्टाइन्ड टुवर्ड्स दैट। और दुनिया की कोई कॉन्स्पिरेसी और कोई शक्ति वो इंडिया की ग्रोथ को रोक नहीं सकती। वेस्ट ने कॉलोनाइज करके भी देख लिया था, अपने मिलिट्री पावर के साथ इंडिया को दबा करके भी देख लिया। इंडिया को वो होल्ड अप नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया इंडिया को होल्ड अप। इंडिया कभी किसी का गुलाम नहीं बना परपेचुअली। इंडिया ने हर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और अपने कल्चर और अपने इतिहास को मेंटेन रखा। तो ब्रिक्स तो और भी स्ट्रॉन्ग करता है इंडिया की पोजीशन को। ब्रिक्स, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट किया आपके उन्होंने पुतिन साहब ने, कि इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, नॉट नेसेसरली एन एंटी वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, इसमें कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है। ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ कंट्राडिक्शन, बिकॉज मैं वेस्ट रशिया को तो वेस्टर्न ही मानूंगा फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, बिकॉज रशिया किसी भी तरीके से एशिया तो नहीं है। रशिया का कुछ पार्ट एशिया में हो सकता है जियोग्राफिकली, बट रशियंस आर वाइट पीपल, दे आर इस्लामिक, और इस्लामिक लोगों की ओरिजिन तो ईस्ट यूरोप ही रहेगा और तो कहीं जाएगा नहीं। खैर एनीवेज, अगर वो अपने आप को ईस्ट से जोड़ते हैं तो हम कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले। तो इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, इट्स अ सिग्निफिकेंट अलायंस। अब आप इसकी सिग्निफिकेंस को यूं ही समझ लीजिए कि ये जो आपका ब्रिक्स है, ये 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 41% दुनिया की जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स में रहती है। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है ना? सो आप ये समझ लीजिए कि और 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ब्रिक्स का, और 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इनका है। तो ये आज का ये स्टेटस है। आज के 50 साल बाद, सॉरी आज के 10 साल बाद ये होगा कि ये दुनिया का 43% पॉपुलेशन होगा।
और ये दुनिया की 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा, या मोर देन 50% होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना जब एकदम नेक एंड नेक आ जाएंगे तो वो खुद ही 40-50% के आसपास हो गए, तो कम से कम 50-60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा। तो जो G7 आज उसकी जो सिग्निफिकेंस है, ब्रिक्स उसको जो है वो कंप्लीटली आउटप्लेस कर देगा। ब्रिक्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर। ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस है, और मैं जानता हूं ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस, क्योंकि जब मैं अभी रशिया के दौरे पे गया था और वहां के बड़े प्रोमिनेंट लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, इंस्टीट्यूशंस में मैंने लेक्चर दिए, वहां के जो थिंक टैंक पे मेरी बातचीत हुई, वो सब ब्रिक्स को बहुत वैल्यू देते हैं। तो ब्रिक्स की इसी तरीके से समझिए, और ब्रिक्स की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप की जो पिवट है वो भारत के पास है। और व्लादिमीर पुतिन साहब हों या जो भी ब्रिक्स के जितने भी अदर मेंबर स्टेट है, वो भारत को और स्पेशली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत ही रेवरेंशियल उससे देखते हैं। कल अभी आप समझ लीजिए ब्रिक्स की इन्वेस्टमेंट समिट में जब राष्ट्रपति पुतिन साहब एड्रेस कर रहे थे, 3 से 4 बार उन्होंने इंडिया का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी को कोट किया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि रशिया में इंडियन फिल्में बहुत देखी जाती है और अब मेरा काम यह है कि अब मैं इसको पर्सनली प्रमोट करूंगा। तो अब रशिया, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब रशिया गया ना तो मेरे साथ जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा आप बच्चों को आप बोलिए, इनकरेज कीजिए रशिया में पढ़ें, हमारे यहाँ पे आए, रशियन लैंग्वेज सीखें और हमारी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करें। दे आर रेडी टू एम्ब्रेस इंडियन लाइक एनीथिंग। वो उन्होंने कहा हमें चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ाता हूँ अभी, यूलर जो है, इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन गोवा, मैंने उसका टाइप मैंने करवाया, MSCL जो यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट किया ऑफ कोर्स। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर स्टूडेंट टू एक्सचेंज के बारे। स्टूडेंट रशिया में जाएंगे, 6 महीना रहेंगे, वहां के स्टूडेंट यहाँ आने को, मुझे पता है रोज मुझे मैसेज आ रहा है कि सर कब आप करेंगे, हम लोग को, अब मेरे बच्चे वहां जाने को तैयार है। सो पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो रहा है, लीगल एजुकेशन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इससे क्या है कि मैं यहाँ रहूं ना रहूं, ये संस्थाएं चलेंगी, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट चलेगा। इसलिए ब्रिक्स का महत्व बहुत ज्यादा है एज एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर वेयर वेस्ट इज नॉट डोमिनेटिंग। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर रशिया के साथ तो खैर पहले भी आप लोगों का काफी एक तरह से रिलेशंस अच्छे ही रहे हैं। कोई, मैं अगर पुरानी मूवीज की मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ और लोग मुझे बड़ा नाराज भी होते हैं, लेकिन ये कि राज कपूर साहब के टाइम पे वो मेरा नाम है जोकर और वो मूवीज जो थी उसमें रशियन वो सारा सेटअप था ना, जो सर्कस वगैरह दिखाया गया उसमें जो थे, तो वो तो एक रशिया के साथ तो हमेशा से इंडिया का एक रहा, एक रिलेशन रहा है। लेकिन ब्रिक्स में जो है वो चाइना भी है, तो चाइना को कैसे फेस कर रहा है इंडिया आपके ख्याल से? हर जगह पे, चाहे SCO हो चाहे ब्रिक्स हो, हर जगह पे चाइना के साथ तो बैठना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना रिलेशंस बेहतर हो जाए? मैं बिल्कुल कहता होगा पहले कि मैं चाइना के साथ आपसे आपकी मैं आवाज ठीक नहीं आ रही, आपकी ऑडियो खराब हुई है। मैंने कुछ शेयर कर सकती है आप? मैंने आपको कुछ भेजा, इसको शेयर कर जी दीजिए। जी जी जी। ये अभी जब मैं रशिया में था, вместе выйти в Гоа. Спасибо. तो वो लोग मुझे मिल गए कुछ ऐसे ही, वहां पे ड्रोन रशियन खड़े थे, आप इसको देख लीजिए, मैं बताता हूँ। सही। Джимми, спойте. Я люблю индийское кино. Я люблю ту। Я лю- आपको आती है रशियन? Раб. Поедем. उन्होंने बोला या लुब्लू का मतलब था आई लव यू, तो मैंने कहा या लुब्लू टू, यानी आई लव यू टू। लेकिन जो पीछे प्रोफेसर साहब थे, बहुत प्रोमिनेंट प्रोफेसर साहब हैं वहां के, जब मैं डांस कर रहा था उस जो भी वो स्ट्रीट आर्टिस्ट थे उनके साथ, तो वो खुद गाना गाते जिमी जिमी, अगर आपने नोटिस किया हो तो। सो जिमी जिमी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग पूरे सेंट्रल एशिया में, पूरे रशिया में। आप जहां जाएं वो एवरीवन नोज मिथुन चक्रवर्ती साहब का गाना है, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। तो ये तो स्टेटस है। तो रही बात कि चाइना के साथ हमें बैठना पड़ेगा, चाइना हमारा कोई दुश्मन नहीं है,
चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट है और चाइना भी ग्रो करेगा, समय ग्रो करेगा। आज कम्युनिज्म का जो उनके ऊपर एक नशा है कि भाई हम बहुत रिच हैं और ये धीरे धीरे पट जाएगा और फिर रशिया विल कम टू सेंसेस, चाइना विल कम टू सेंसेस। ये कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है, हम कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। अगर जापान जिसके ऊपर की न्यूक्लियर वेपन चलाया था अमेरिका ने, न्यूक्लियर वेपन चलाया था, आज वो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो सकता है, तो हम और रशिया क्यों नहीं, हम और चाइना क्यों नहीं साथ में आ सकते? कोई बिल्कुल परमानेंट ऐसा ही है। नहीं सर, होना भी यही चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि वो जनरेशन्स में लेके वो जो चला जाता है किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े को, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन 2009 में फर्स्ट टाइम ये ब्रिक्स की समिट हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपके ख्याल से क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इस समिट्स की जो हुआ करती है हर कुछ टाइम के बाद? या सिर्फ लोग बैठ रहे हैं, डिस्कशंस चल रही हैं, या कुछ ना कुछ उसमें से कोई रिजल्ट भी निकल रहा है, कोई फायदा भी हो रहा है? ब्रिक्स बैंक है और ब्रिक्स के बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। देखिए, जब आप बैठती हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको आइडियाज आते हैं, ठीक है, और अगर आप नहीं बैठेंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। अब जैसे जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये आपको अगर मैं जानकारी दूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से ब्रिक्स एक बैंक चलाता है, ठीक है ना, और ये स्टैब्लिश किया गया था कंबाइंड ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। ये 24% ग्लोबल जीडीपी का, जो आईएमएफ की आज के डेट में धाक है कि भाई आपको लोन लेना है तो आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है ना। सो अब ये 2012 में इसको सोचा गया था और ये इंडिया में ही सोचा गया था, इसको न्यू दिल्ली में, और 2015 से ये ऑपरेशन में भी आ गया ब्रिक्स का जो बैंक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक ये। और बाय द वे इसकी जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, रीजनल ऑफिस है साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील में। और इसके जो पहले वो थे प्रेसिडेंट मिस्टर केवी कामत, जो एनडीबी के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2015 से 2020 तक इस पोजीशन को वो किया था, उस पर बैठे हुए थे वो। मिस्टर मार्कोस पेड्रो ट्राइलो जो है वो ब्राजील के, वो अभी करंट एनडीबी है। मार्कोस प्रादो वो अभी करंट उसके चीफ वो है। तो ये, और आप S&P एंड फिच जो है वो ब्रिक्स कंट्री की इनिशिएटिव को A+ इनका रेटिंग है, आप समझ रही हैं। तो अगर ये कहें कि ब्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एक इट्स अ कॉन्फ्रेंस ऑफ सर्टेन कंट्रीज को टेंजिबल हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, टेंजिबल होने में टाइम लगेगा। अभी कुछ हमारे बीच में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, एनर्जी को लेके काम चल रहा है, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने को लेकर के काम चल रहा है। तो अभी तो मुश्किल से 10 साल ही हुए हैं इसको सीरियसली वो किए हुए, उसमें बैंक बन चुका है। और भी वर्ल्ड ऑर्डर, अब जैसे रशिया के साथ जो हुआ, तो फिर एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी बात चलेगी, जैसे स्विफ्ट टाइप का कुछ किया जा सके, ताकि जैसे अब रशिया है वो पेमेंट गेटवे ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट से गायब है। आपको रशिया में, जैसे मैंने कहा, मैंने 2 बार वीजा अप्लाई किया, दोनों बार मुझे वीजा के लिए, एक बार मैंने यूएई की दिनार में या दिरहम जो भी है उसमें पेमेंट किया, इंडिया में बैठ के मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से दिरहम में पे किया। दोबारा पे करना हुआ, पहली बार मैंने रेमनीबी यानी चाइनीज करेंसी में पे किया था, दूसरी बार मैंने दिरहम में पे किया। तो आप इंटरनेशनल पेमेंट से आप कटे हुए हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है समस्या, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव तो चाहिए ना। अब जैसे अभी चल रहा है इंडिया कनाडा में, इंडिया यूएस में, पर नून को लेकर के, कल को वो सैंक्शन लगा दे इंडिया के ऊपर, कल को वो कहें कि जी इंडिया के कोई पेमेंट नहीं जाएगी और इंडिया से कोई पेमेंट नहीं आएगी, अब क्या करेंगे आप? तो जो कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड करना भी चाहेंगी, आप उस सिस्टम से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए ना, कि ताकि आपका पेमेंट ना कट ऑफ हो। अगर वेस्ट को नहीं करना तो वेस्ट ना करे, लेकिन बाकी दुनिया क्यों नहीं करे? तो उसलिए ये ब्रिक्स की जो है एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की भी बातचीत चल रही है। एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। यूपीआई की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, इंडिया का जो यूपीआई इनिशिएटिव है उसको बहुत से देश एक्सेप्ट कर चुके हैं। इवन रशिया इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सेप्ट इट सून।
लेकिन सर वही जो बात आपने बल्कि बीच में कनाडा की भी आ गई, लेकिन ये कि वहां भी तो टेंशन एक बनी ही हुई है। अब ये कहना कि नहीं हमें कोई टेंशन नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कनाडा के इशू को भी लेकर भारत के लिए। हाँ मतलब कैसा नहीं कहा जा सकता, मतलब कि ये जो रिलेशनशिप खराब हो रही है ये नहीं कहा जा सकता, मतलब मैं जी समझा। हाँ, यही कि रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रही है और एक दूसरे के जैसे हाई कमिश्नर्स वगैरह भी निकाले गए, सब कुछ हुआ, तो उसको ये कहना कि नहीं वो क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं कोई खास बात नहीं है, ऐसा होता रहता है फिर सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे देखने में बाहर से न्यूज देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत ही आसान सा काम है और ठीक हो जाएगा। इसके दो लेयर है ना, एक तो गवर्नमेंट, दूसरा पीपल, प्राइवेट पार्टीज, हम आप। गवर्नमेंट अगर संबंध खराब है, ये तो जरूरी नहीं है कि फिर प्राइवेट टू प्राइवेट संबंध भी खराब हो जाए। और ऐसा कोई वो संबंध हमारा नहीं खराब हो रहा है जैसे कि कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको फर्क नहीं पड़ता, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि कौन सी गवर्नमेंट क्या कह रही है। कोई इंडियन बिजनेसमैन है वो कनाडा में जाके बिजनेस करना चाहता है और कैनेडियन गवर्नमेंट उसको अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो व्हाई नॉट। जैसे इंडिया में हमने कोई कैनेडियन जो इन्वेस्टर है वो आके इंडिया में अगर कुछ करना चाहता है तो करे। हाँ, गवर्नमेंटल फॉर्म को रोका जा सकता है कि अगर कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है वो हमसे प्रॉफिट लेती है और गवर्नमेंट अगर हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में काम करेगी तो फिर हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्शन ले सकते हैं। बट पीपल टू पीपल ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स को वीजा भी उतना ही मिल रहा है, हालांकि इंडिया ने जब डाउन साइज ही कर दिया उनके जो इतने डिप्लोमेट्स को इंडिया ने पिछले साल ही निकाल दिया था, कहा था कि आपके जो इंडियन एम्बेसी में जो स्टाफ है कैनेडियन एम्बेसी में इंडिया में वो बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है, उनको आप निकालें। तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक बड़ी नंबर में स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, एक बड़ी नंबर में इंडिया वर्कफोर्स भी भेजता है जो वहाँ पे सेटल होते हैं, और ये हमारे लिए भी जरूरी है कि लोग वहाँ जाएं और सेटल हों, डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट्स में वो लोग हिस्सा लें। तो वो पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट ये परमानेंट नहीं है। देखिए कनाडा की जिद है कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं और उनकी जिद है कि उनका एक ही आर्गुमेंट है, आपने कैनेडियन सिटीजन को मारा है। हमारा आर्गुमेंट है कि वो कैनेडियन सिटीजन नहीं था, वो क्रिमिनल था। आप क्रिमिनल को और टेररिस्ट को यदि आप सिटीजन बनाएंगे तो फिर आप ये नहीं दे सकते कि हम कैनेडियन सिटीजन को मार रहे हैं। हम किसी इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट और साइंटिस्ट और प्रीचर को नहीं मार रहे। उसने भारत में लोगों की हत्याएं करवाई, भारत में उसने आतंकवादी घटनाएं करवाई और उसके बाद जाके वो कैनेडियन सिटीजनशिप ले लिया बिकॉज की एक नेक्सस है, उस नेक्सस के थ्रू और आप उसको सिटीजनशिप बना लो तो फिर तो बहुत बढ़िया है भाई। फिर तो बात वही हो जाएगी। आपकी गवर्नमेंट तो मना कर रही है सर, आपकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो तो मना कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं मारा, आप तो कह रहे हैं कि मारा है। नहीं, मैं उनके चार्जेस की बात कर रहा हूँ, हम बात उनके चार्जेस की हो रही है। और हमारा ये है कि भाई उसको कोई भी मारा हो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम कह रहे वो था कौन जिसके लिए आप हमसे लड़ रहे हो। अब वो कौन था? वो कोई संत आत्मा था? वो एक टेररिस्ट है भाई। पंजाबी हमारे सिख भाई बहन जो हैं, मैं खुद भी एक सिख हूं बिकॉज मैं हिंदू हूं, तो मैं सिख बाई डिफॉल्ट ही हो जाता हूं। तो अजय बग्गा साहब भी हैं, भारत तो उन पे प्राउड कर रहा है। और हमारे जो अमेरिका में इस समय जो उस समय तक तो थे, अब मुझे अभी लेटेस्ट का नहीं याद है, तरनजीत सिंह संधू साहब हमारे वो थे, क्या नाम है, इंडियन एम्बेसडर थे। तो देखिए भारत में बिना सिख हमारी इतिहास का पार्ट है भाई। मेरी इतिहास कंप्लीट है हमारे गुरुओं के बिना, गुरु गोविंद सिंह जी के बिना, गुरु नानक देव जी के बिना मैं अधूरा हूं भाई। मेरी इतिहास ही नहीं कंप्लीट होगा। ये हमारा ब्लड एंड फ्लैश है। पंजाबी मैं ही पंजाबी हूं और मैं ही कोंकण हूं। सो पॉइंट ये हो रहा है, मैं जो कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और अमेरिका अगर ये हेलबेंट पे है कि चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो लेकिन वो अमेरिकन सिटीजन है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और हम उसको अमेरिका और कनाडा से एंटी इंडिया एक्टिविटी का वायलेशन कराएंगे। तो लेट मी एजुकेट देम, ये उन्हीं का है। जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 जाके पढ़ ले, जो कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के एक्सटेंशन में बनाया गया था। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर कहता है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन में यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे किसी देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के खिलाफ। सो क्वेश्चन आता है कि यूज ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? तो जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 में ये लिखा हुआ है कि यदि आप अपनी टेरिटरी
नॉन स्टेट एक्टर्स को मुहैया करवाते हैं कि वो आपकी टेरिटरी में बैठ करके और दूसरे टेरिटरी में सैबोटाज और टेररिस्ट की एक्टिविटी कर सकें, तो आप उस यूज ऑफ फोर्स क्लॉज का वायलेशन कर रहे हो यदि आप एक्शन नहीं लेते इन लोगों के खिलाफ। वो तो पाकिस्तान भी कह रहे नॉन स्टेट एक्टर, आप भी कह रहे हो जी हमें क्या पता, ऐसे थोड़ा होता है। बिल्कुल सर, वो तो अपना पीछे छुड़ाने वाली बात है ना कि अपना पल्ला झाड़ ले, आप बोल देंगे जी नॉन स्टेट एक्टर है तो हम तो क्या करें, वो तो बात है एक। मगर अमेरिका और कनाडा तो हाइपर एक्टिव होकर के रिफ्यूज दे रहे भाई। हाँ, मतलब तुम इंडिया में खालिस्तान फोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पे कनाडा चले जाओ और इंडिया को गालियां दो, इंडिया के अगेंस्ट में तुम टेररिस्ट प्लॉट बनाओ, ब्रेक इंडिया को तोड़ने के स्पीचेस दो, लोगों को पैसा चंदा इकट्ठा करो, पैसा तो ये सब करो और कहो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। वाह भाई वाह। बिल्कुल, हाँ। तो फिर ओसामा बिन लादेन भी बहुत बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर रहा था भाई। अगर कनिष्क विमान को उड़ाने वाले खालिस्तान के जो लोग थे वो टेररिस्ट नहीं है, तो फिर वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिराने वाले जो थे लोग वो भी टेररिस्ट कैसे हो गए भाई? वो भी, उनके भी कुछ ग्रजेस थे अमेरिका के खिलाफ। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर वर्ल्ड टेररिस्ट को गिराने वाला टेररिस्ट था, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, तो फिर निज्जर भी टेररिस्ट है और पन्नून भी टेररिस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और यही सोच और यही मेरे ख्याल है समझ होनी चाहिए लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों को ये बात जो है मुझे लगता है समझ आ रही, खासतौर पे वो जो लोग किसी इम्पोर्टेंट सीट पे बैठे हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।